बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो हम आपको अलवी मीडिया के प्लेटफार्म से खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर जर्रार और मेरे साथ आज हमारे मेहमान जो हैं वो हैं मियाँ काशिफ़ कमाल साहिब, जो कि किसी किस्म के तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं। और इनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि एथीज़म पर माशाल्लाह ये काफ़ी काम कर रहे हैं और इसी तरह मुल्हिदीन के साथ ही इनकी डिबेट्स भी होती हैं और इल्हाद के ऊपर इनके काफ़ी लेक्चर्स भी हैं। तो हाल ही में इनकी एक मुल्हिद के साथ नज़रिया इर्तिक़ा के मौजू पर गुफ्तगू हुई और उनके साथ इनकी डिबेट हुई। तो चलिए इसी हवाले से आज हम इनसे बात करते हैं कि मुल्हिद के साथ जो इनकी डिबेट हुई थी उसकी क्या रुदात थी। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, कैसे हैं? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा, आपका ये हाल ही में एक मुल्हिद के साथ मुनाजरा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो किस उन्वान पर हुआ था मुनाजरा और वो मुल्हिद कौन था और क्या उनके दलाइल थे, क्या आपके दलाइल थे उसमें? सही, ऐसा है कि मुल्हिद जो था वो एक एक्स क्रिश्चियन है, ईसाई था पहले, मसीह अच्छा, था। तो उसने अपना मज़हब छोड़ा, ना कि सिर्फ अपना मज़हब छोड़ा बल्कि कोई भी मज़हब ना अपनाया और मुल्हिद हो गया। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रीशियन है, शहजाद अमानत इसका पूरा नाम है। हम इसे शहजाद मसीह भी कह सकते हैं क्योंकि साबका मसीह तो है ही कम अज़ कम। तो इसके साथ जो डिबेट हमारी तय हुई थी वो ये थी कि नज़रिया इर्तिक़ा के ऊपर बात की जाए, एवोल्यूशन के ऊपर। अच्छा। लेकिन इसकी अपनी ये डिमांड थी कि नहीं, सिर्फ एवोल्यूशन पे मैं बात नहीं करूँगा। ये नहीं, मतलब मैंने ये कहा था कि हम एवोल्यूशन पे ही रहेंगे, इंसानी एवोल्यूशन पे। लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम 3 स्टेप्स के साथ चलेंगे। कायनात का इर्तिक़ा, फिर हिवानात का इर्तिक़ा और उसके बाद इंसानी इर्तिक़ा। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। अब हुआ कुछ यूँ कि बात चूँकि कायनात के इर्तिक़ा से शुरू करनी थी तो ज़ाहिर है कि उसके वाले से पहले सवालात होने थे। सही। तो जब डिबेट शुरू हुई है तो उसने जो मौक़िफ़ पेश किया अपना, वो यही था कि जी उसका मानना है, उसने कहा कि मेरा मानना है कि ये जो पूरी कायनात का एक बिग बैंग के थ्रू वजूद में आई है, खुद ही तख्लीक हो गई है, इसको कोई करने वाला नहीं है और उसके बाद आज तक ये खुद ही चलती आ रही है। उसका मुख्तसर सा एक मौक़िफ़ था जो उसने बयान किया। फिर उसके बाद मेरी बारी आई, मैंने सिर्फ एक जुमले में ये बयान किया कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये पूरी कायनात, ज़मीन व आसमान और इसमें जो कुछ मौजूद है सब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। तो बात ये थी कि उसने साबित करना था एवोल्यूशन को, इर्तिक़ा को, कि खुद ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा। और मैंने ये उसे बताना था कि नहीं, अल्लाह ताला इसको तख्लीक करने वाले हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है और अल्लाह ही इसको बनाने वाले हैं। ठीक है। अब जब उसने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया तो मैंने सबसे पहला उससे सवाल ये किया कि जो वो कहता है कि बिग बैंग के थ्रू ये पूरी कायनात बनी है, तो मैंने बिग बैंग के हवाले से उससे जो सबसे पहली बात पूछी वो ये थी, मैंने कहा कि बिग बैंग हुआ कहाँ पे है? जो तुम कहते हो कि एक हादसे के थ्रू, एक बिग बैंग के थ्रू ये पूरी कायनात बनी है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो उसने इस सवाल के जो 4 जवाब दिए वो मैंने सारे लिखे हुए हैं क्योंकि ये ऑनलाइन था, मैंने जैसा कि अभी बताया। सही। तो सबसे पहला जो उसने जवाब दिया कि बिग बैंग, जो मैंने पूछा कि कहाँ पे हुआ, तो उसका कहना था कि बिग बैंग हर जगह पे हुआ। अच्छा। बिग बैंग हर जगह पे हुआ। तो मैंने पूछा कि क्या मतलब हर जगह पे हुआ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, हर जगह कौन सी जगह? तो उसने साथ ही बात बदल दी। पहले उसका कहना था कि हर जगह हुआ, फिर उसने दूसरे नंबर पे कह दिया कि कायनात में हुआ। अच्छा। पहले कह रहे हैं हर जगह पे हुआ, फिर कह रहे हैं कायनात में हुआ। तो साथ चूंकि वो पहले अपने मौक़िफ़ में ये बता चुका हुआ था कि कायनात बनी ही बिग बैंग के थ्रू है, तो कायनात के अंदर बिग बैंग कैसे हो सकता है? सही। दोनों बातों में उसकी तजाद आ गया। जब उसकी ये बात पकड़ी मैंने, तो तीसरे नंबर पे उसने जो बात की वो ये थी कि खला में हुआ बिग बैंग। अच्छा। पहले कहा हर जगह हुआ, फिर कहा कायनात में हुआ, फिर कह दिया खला में हुआ। तो मैंने कहा खला कहाँ थी, ये बताओ। खला में हो तो खला कहाँ थी? खला तो तब थी ही नहीं, कायनात का हिस्सा है खला। सही। जब ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ तो तब ही खला बनी, तब ही कायनात बनी, ये सारा सिलसिला था। तो उसने चौथे नंबर पे जो बात की वो ये थी कि खला में हर जगह बिग बैंग हुआ। खला में हर जगह बिग बैंग हुआ, यानी 4 बातें उसने बदल के अपनी बयान की हैं, जो कि चारों ही मुतजाद बातें। चारों ही मुतजाद बातें हैं। अच्छा। चारों में तजाद पाया जा रहा है, उसकी बात मैं ऐसे नहीं कर रही। तो इससे ये साबित हुआ कि उसको जो है वो बिग बैंग की ABC तक नहीं पता, यानी उसको बिल्कुल इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि बिग बैंग है क्या। शायद उससे पूछा जाता कि बिग बैंग का मतलब क्या है तो वो ये भी ना बताता, लेकिन वो पूछा ही नहीं है। तो बिग बैंग एक्चुअली एक बड़े धमाके को बोलते हैं। अच्छा। तो उससे पता ही नहीं कि कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो
फिर किस बेस पे वो इनकार करने पे तुला हुआ है कि कायनात में ये सब कुछ खुद ही हो रहा है, खुद ही बन गई कायनात। खैर बात आगे चलती गई। इस बात का वो जवाब चुम के देने से कासिर रहा, तो मैंने कहा जाओ मैं तुम्हें ये सवाल ही माफ़ करता हूँ। ऑडियंस सुन रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। मैंने कहा जाओ, अगर इस बात पे हम रहे, वो घंटा एक इस पे गुजर चुका हुआ था इसी बात पे, तो मैंने कहा चूंकि हमने बात आगे बढ़ानी है, ऑडियंस को कुछ सिखाना है, सही, बिल्कुल, जिन लोगों को ये गुमराह करना चाहता है उनको तो कुछ बताना था ना इसकी हकीकत। तो मैंने कहा जाओ, मैंने ये माफ़ किया सवाल, आगे चलते हैं। आगे चला, उसके बाद इसने खुद ही एक बात पे आ गया। अच्छा सर, ये मैं नाज़रीन के सामने भी रखना चाहता हूँ बात, कि ये सर ने जो पॉइंट उठाया उसके सामने कि बिग बैंग हुआ कहाँ था, तो ये इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप अपने जहन में रखें। और आपके सामने ये बात है कि देखिए उन्होंने उसके सामने ये पॉइंट रखा है मुल्हिद के सामने, तो उससे इसका जवाब नहीं बन पाया। यानी 4 जवाब दिए, चारों ही एक दूसरे का मुतजाद बातें। बिल्कुल। तो इनसे ये जो नज़रिया इर्तिका या इसी तरह ये बिग बैंग की जो थ्योरी पेश करके शोर मचाते हैं, तो इनसे बेसिक यही सवाल किया जाए कि ये बिग बैंग का जो धमाका हुआ है ये हुआ किस जगह पे था। तो ये मैं नाज़रीन के सामने रखना चाहता था ताकि नाज़रीन के ज़हन में भी हो कि हमने इनसे बात किस तरह शुरू करनी है। जी बिल्कुल। जी आगे सर। उसके बाद जो अगली बात उससे शुरू हुई, तो मैंने कहा कि तुम ये बताओ, जो तुम बिग बैंग करते जा रहे हो, ये थ्योरी, ये नज़रिया, ये कीदा तुमने कहाँ से लिया? तुम्हें किसने कहा कि बिग बैंग हुआ है? तुम्हें किसने कहा कि कायनात खुद ही बनी है? तो उसका कहना था कि एडवन हब्बल नामी एक साइंसदान है, बड़ा मशहूर है। अच्छा। तो उसने ये थ्योरी पेश की, इसलिए मैं मानता हूँ कि बिग बैंग हुआ। देखें, अब इनको अलिफ बे तक नहीं पता बिग बैंग की, कि बिग बैंग होता क्या है। अच्छा। तो सिर्फ एक साइंटिस्ट के कहने पे माना जा रहा है। इस बात पे मैंने उससे ये पूछा कि सर मुझे ये बताइएगा कि आपका किसी साइंसदान की बात को सच मानने का मेयार क्या है? क्या कोई भी साइंसदान कह देगा जो बात आप उसे मान लेंगे? ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कई एक साइंसदानों ने बिग बैंग का भी इनकार किया हुआ है। अच्छा। और इर्तिका का भी इनकार किया है। यानी इसके रद्द में कई साइंसदानों के दलाइल हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पूछा कि आपका मेयार क्या है किसी साइंसदान को मानने का, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने कोई ऐसा कहा कि मैं तो सारे साइंसदानों को ही मानता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। उसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, बात गोलमोल कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि अगर वो किसी भी साइंसदान को मान लेता, उसकी किसी भी बात को, तो हम उसे कई एक दलाइल रखते हैं उसके सामने कि सर ये देखें। यानी ये साइंसदानों का आपस में भी इख्तलाफ है कई मसाइल के अंदर, बहुत ज़्यादा। तो मुसलमानों के ऊपर ये जो एतराज़ करते हैं, जी आपका इख्तलाफ बहुत, आपने फिरके बहुत बनाए हैं, तो ये तो काम फिर ये भी करते हैं। बिल्कुल, ये हमसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा। मुसलमानों से कहीं ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये तो खैर इनकी पकड़ हम करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे या जो इसके साथ मज़ीद डिबेट होगी उसके अंदर। तो बहरहाल ये भी बात मैंने उसकी माफ़ कर दी। मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि मैंने बात को आगे लेके चलना है, इसको अभी और बड़ी जगहों पे पकड़ना है। तो अगर इसको एक ही बात पे रखेंगे तो वो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैंने इसको भी छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो परे। उसके बाद उसने खुद ही एक बात के ऊपर आ गया कि कायनात फैल रही है, वसी हो रही है। उसने कहा कि मज़ीद सियारे सितारे बनते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर कुरान मजीद तो इसको 1400 साल पहले बता चुका हुआ है कि कायनात में वसत हो रही है, फैल रही है कायनात, जितनी है जो नज़र आ रही है वहाँ पे स्टिल नहीं है वो, बल्कि इसमें वसत होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जिसका सबूत कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ही ये कायनात बनाने वाले हैं और हम ही इसको फैलाने वाले हैं, इसको वसी करने वाले हैं। सही। अब इस बात को वो घुमाना शुरू हो गया, क्योंकि मसला ये था कि उसके साथ ये शराइत तय हुई थी कि अगर कोई बात जो उसने अपनी साइंस से साबित की और कुरान मजीद में या अहादीस में वो कहीं ना कहीं पहले ही मौजूद हुई है, उसकी तरफ इशारा दिया गया हुआ, तो फिर उसको यानी शहजाद को, मुल्हिद को ये बात माननी पड़ेगी कि जी हाँ कुरान सच है। क्योंकि देखें कि कुरान मजीद में ऐसे हकायक कहाँ से आ सकते हैं कि जो आज की साइंस बयान करे, जबकि कुरान में पहले ही मौजूद हो। तो कौन था वहाँ पे लिखने वाला? कुरान मजीद किसी साइंसदान पे तो नाजिल नहीं हुआ था ना कि जो लैब में रिसर्च करके लिख दिया जाता। कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। तो इसलिए उससे ये तय हुआ था कि अगर कोई ऐसी बात साबित हुई तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब वो सीधे तरीके से मान नहीं रहा था, लेकिन शराइत में लिखा हुआ था। फिर मैंने उसे वो सेंड की, मैंने कहा ये देखो तुम खुद इस बात पे एग्री थे कि मैं मानूंगा, मानो, पहले कहो। फिर टाल मटोल करता रहा, ठीक है अगर आप कहते तो मान लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, आसान तरीके से कहो कि हाँ जी मजहब इस्लाम बरहक है, सच है, इसकी बातें सच है। सही।
फिर मजबूरन क्योंकि लोग सुन रहे थे और वो फंसा हुआ था, उसे मानना ही पड़ा। बिल्कुल मानना पड़ा। उसने इतराफ़ कर लिया कि जी हाँ मज़हब इस्लाम सच है। लेकिन देखें इनकी हमाकत के जब मान भी रहे हैं। अच्छा, वो ऑडियो भी आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, यकीनन मौजूद है। उसने इकरार किया इस्लाम। जी बिल्कुल, उसकी ऑडियो मौजूद है, आप सुनाएं नाजरीन को। चले जी, आपकी इस बात से मैं एग्री हो गया। ठीक हो गया जी, कायनात फैल रही है, इसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है जी, मैं मान लेता हूँ। ठीक है जनाब, आप आगे बढ़ें। जी आपने सुना कि वो बिल्कुल एतराफ़ कर रहा है सही, बिल्कुल, कि इस्लाम जो है वो बरहक है, लेकिन इनकी हट दर्मी ये होती है कि ये फिर भी कबूल नहीं करते, दिल से नहीं मानते ये। खैर, वो दिल के ऊपर मोहर लग चुकी है ना। बेशक ऐसा अब कबूल करने को तैयार नहीं है। सब कुछ देख भी लेंगे, वाज़ेह निशानियां देख लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकार करते हैं। ऐसा ही है। तो ये तो अल्लाह का फैसला है ना कि अल्लाह भी हिदायत उन्हीं को देता है कि जो लेना चाहें। ये लेना चाहते ही नहीं तो इनको मिलेगी कैसे? सही। इन्होंने ठानी हुई है कि नहीं, हमने बस जो है ना वो अपने इसी मुल्हिदपन पे रहना है। लेकिन असल में मैं एक बात थोड़ी इससे टॉपिक से हट गया वो बताता चलूँ कि ये जो मुल्हिद हैं ये पेड होते हैं। अच्छा। इन्हें पीछे से पूरी सपोर्ट होती है, गैर मुस्लिम जो है इन्हें पूरी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर एतराज़ात उठाएं, इसको बदनाम करें, ठीक है, और अपना मुल्हिदपन जो है वो फैलाएं। सही। तो इनको पूरा पीछे से सपोर्ट किया जा रहा होता है, इसलिए क्योंकि इन्हें पैसे का मुंह लग चुका होता है, लत लग चुकी होती है, इसलिए ये अपने उस अक्कड़ में रहते हैं, अपनी हट दर्मी में रहते हैं, अपने मौकफ से नहीं हटते हैं। जबकि ये जानते हैं कि हकीकत क्या है, इनके दिल जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन बस क्योंकि पैसा पीछे से मिल रहा होता है इसलिए ये अपनी बात पे असल मकसद इनका ये है। असल मकसद इनका ये है। ठीक है। बहरहाल बात आगे चलते हैं लेके। उसके बाद जब क्योंकि मैं एक पॉइंट से दूसरा निकाल के उसकी पकड़ करता जा रहा था, तो उसने एक बात की, उसने कहा कि काशिफ साहब आप अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकालते जाएंगे तो हम किसी राय तक नहीं पहुंच सकेंगे। जबकि शराइत में उसकी ये बात तय हुई थी कि जब तक एक पॉइंट के ऊपर दोनों फ्रीकैन जो हैं वो दोनों पार्टीज जो हैं वो मुत्तफिक नहीं होंगी, एग्री नहीं होंगी, हम बात आगे लेके नहीं चलेंगे। इसके बावजूद भी आप देखें मैंने उसे कई एक जगहों पे उसको माफ़ किया, छोड़ दी उसकी बात को, लेकिन उसने खुद अपने मुंह से फिर ये इतराफ़ किया और कहा कि आप एक पॉइंट के अंदर से दूसरा पॉइंट ना निकालें वरना हम किसी राय पे नहीं पहुंच सकते। यानी उसको जब बात नहीं आई थी तो उसने ये कह दिया। उसके बाद कहने लगा कि जनाब ये बिग बैंग तो हमारा टॉपिक था ही नहीं। जब उसकी बिग बैंग के ऊपर काफ़ी पकड़ होती जा रही थी तो कहता बिग बैंग तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, जबकि टॉपिक हमारा यही था कि हुआ भी है कि नहीं हुआ, तख्लीक हुई है, कायनात की इर्तिका हुआ है, उसके बाद आगे जाना था। तो कायनात के इर्तिका के अंदर या कायनात की तख्लीक के अंदर बिग बैंग को डिस्कस किए बगैर हम आगे कैसे चल सकते हैं? सही। और अपने मौकफ में भी वो बयान कर चुका था कि बिग बैंग के थ्रू ही कायनात बनी है। तो एंड पे फिर ये कह रहा है कि जी बिग बैंग तो हमारा टॉपिक ही नहीं है। काशिफ, जो हमारा टॉपिक हुआ डिसाइड क्रिएशन और एवोल्यूशन के ऊपर हुआ ना, ठीक है, बिग बैंग हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक कायनात कैसे वजूद में आई, चीज़ें कैसे वजूद में आई, ठीक है। सोर्स ऑफ मैंने कहा ठीक है जी वो बिग बैंग है, ठीक है। अब बिग बैंग किधर हुआ, ये स्पेस किधर है, ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन और क्रिएशन के ऊपर। एवोल्यूशन पे आप सवाल करें प्लीज़, ठीक है। और स्पेस में हमारी ज़मीन लहरा नहीं रही, सूरज चांद सितारे क्या स्पेस में नहीं है? इसके ऊपर देखें ना जनाब आप। जी तो आपने सुना कि उसकी बातों में किस कदर तजाद है। बिल्कुल। पहले एक सवाल के चार जो है वो मुतजाद जवाब दे रहा है, उसके बाद अब बिग बैंग टॉपिक नहीं है ये कह रहा है, जबकि उसने खुद शुरू पे कहा था कि बिग बैंग को हम मानते हैं। सही। तो मसला ये है कि इन्हें कुछ नहीं पता होता, बस घुमा फिरा के वही दो चार रट्टे लगाए होते अकली हैं। तौर पर अकली दलाइल या साइंसी दलाइल होते हैं बिल्कुल, वो भी बेबुनियाद। अकली भी नहीं सर आप कह सकते। अच्छा। क्योंकि अकल ये क्या मानती है कि सारी कायनात खुद ही बन गई हो? क्या हमारे अपने वजूद के अंदर जो इतनी सारी मशीनरीज लगी हुई हैं, सांस का अलग से एक निज़ाम है, देखने का अलग निज़ाम है, खाने पीने का अलग है, बोलने का, सुनने का एक अलग अलग मशीनरी है। बिल्कुल। एक ही बॉडी के अंदर। क्या ये मानने में आता है कि सब कुछ खुद ही हो गया होगा? नेवर। इतनी बड़ी कायनात, ये ज़मीन कम अज़ कम देख लें, अगर आप बगैर किसी सहारे के खला में सफ़र कर रही है, तैर रही है, क्या ये खुद ही हो गया? तो अक्ल भी इसको नहीं मानती।
सही। हम ये नहीं कह सकते कि अक्ल को इस्तेमाल करते हैं अगर इनके दलाइल, यानी इनका दावा होता है कि हमारे अकली दलाइल हैं, लेकिन वो खुद अकल के खिलाफ होते हैं। असल में वो अकली एतराज़ात या अकली जवाबात इनके नहीं होते। अगर आप उसकी जो है वो डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो अकल के बिल्कुल वो खिलाफ है, गैर मंतकी इलॉजिकल बातें होती हैं। अच्छा। तो बहरहाल ये तो जो गौर करेगा उससे ही अल्लाह ने हिदायत देनी है, जो करेगा नहीं तो उससे क्या मिलेगी। बहरहाल आगे चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। तो एंड पे जो उससे बातें हुई ना, उसने क्या किया कि खुद ही फंस गया अपने जाल में। बिग बैंग के हवाले से कुरान मजीद ने जो इशारा पहले दिया हुआ था 1400 साल पहले, वो उसने खुद ही आयत जो ना मेरे सामने रख दी। वो ये थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफ़तकनाहुमा, कि क्या कुफ़ार ने नहीं देखा, यानी कि कुफ़ार ने नहीं गौर किया, यहाँ से मुराद है गौर करना। तो दोनों मतलब इसके बन सकते हैं, देखना भी हकीकी तौर पे, या सिर्फ किसी चीज़ के बारे में मालूमात होना, जानना, गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र करना। तो यहाँ से ये तर्जुमा बन रहा है कि क्या कुफ़ार ने इस बात पे गौर व फिक्र नहीं किया, नहीं जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान जब मिले हुए थे तो उनको फाड़ के लैदा कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। इस आयत में दो वर्ड आए, रतक और फतक के। तो रतक का मतलब होता है कई एक चीज़ों का आपस में यकजा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, मिल जाना या गड़बड़ हो जाना। और फतक का मतलब होता है उनका वापस खुल जाना, अलग अलग हो जाना। तो अल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से ये बयान कर रहे हैं कुरान मजीद में, जो कि आज की साइंस कह रही है कि बिग बैंग हुआ था, और वो यही कहते हैं कि सब कुछ इकट्ठा था, सिंगुलैरिटी थी, इकट्ठा था, उसके बाद जो है ये सब कुछ अलग हुआ। तो कुरान मजीद भी यही कह रहा है। सही। उसने ये आयत मेरे सामने रखी और मुझे फंसाने की कोशिश की असल में, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसका कहना था कि जी शुरू पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या कुफ़ार ने नहीं देखा। तो उसने ये मेरे सामने रखा अपना एतराज़ कि कुफ़ार वहाँ पे बिग बैंग के टाइम पे थे जो वो देखते। तो उसकी इतला के लिए बियर्स है, मैंने वहाँ पे भी ये बात उसे कई दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि अवलम यरल्लज़ीना से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि कुफ़ार ने देखा नहीं, बल्कि मुराद ये है कि क्या कुफ़ार ने इस बात पे गौर नहीं किया, क्या जानने की कोशिश नहीं की। तो ये समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुफार से ये मुखातिब होकर ये बात की कि गौर व फिक्र करो, नहीं किया तो करो। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो खुद उन्हें कहने के गौर व फिक्र करो। बहरहाल इस आयत से भी ये साबित होता है कि वो बात बिग बैंग के हवाले से जो आज की साइंस बता रही है, वो बात कुरान मजीद में कई साल 1400 साल से भी ज़ायद अरसा पहले लिख दी गई थी। तो अगर कुरान मजीद सच ना होता या इल्हामी किताब ना होती, अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा ना होती, तो उसमें ये बात कैसे आ गई पहले। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कोई साइंसदान नहीं थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम, सही, बिल्कुल, जो लिख लेते लैब में रिसर्च करने के बाद। अल्लाह के रसूल थे और वो जो भी पैगाम आता था वो अल्लाह की तरफ से आता था। सही। उस दौर में तो साइंस का नाम भी नहीं था। तो बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है मुल्हिदीन के लिए भी, और जितने भी लोग इस्लाम पे एतराज़ात करते हैं उनके लिए, कि सोचें कि वो बातें कहाँ से आ गई पहले, सही, जो कि आज साइंस बता रही है। बहरहाल अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो फंसा हुआ था बड़े बुरे तरीके से, हर तरफ से फंस चुका था। उसने क्या किया कि अपने ही ग्रुप के एक एडमिन को, जो कि मतलब एडमिन एक से ज़ायद भी होते हैं, तो उसने उससे जो है वो बीच में ऐड कर दिया कि वो बीच में पंगा ले। मसला ये था कि तय हुआ था कि मेरे शहजाद मुल्हिद के अलावा और खावर रशीद भट्ट साहब, जो कि इस मुनाजरे के मॉडरेटर थे, जो कि बीच में हमें एक सदारती रोल प्ले कर रहे थे, हमें लेके चल रहे थे, तो उनके अलावा कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, ये पहले तय हुआ, ये तय हो चुका हुआ था शराइत के अंदर। तो इसने अपने एक बंदे को बीच में ऐड किया जिसने बहुत बदतमीजी की, बहुत ही बदतमीजी की। अच्छा, मेरे ऊपर उसने काफी सारी बातें की, तो यानी बात को खत्म करने के लिए बदमज़गी पैदा की, ताकि यहीं पे बात अधूरी रह जाए। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि हक पे हमें हक छुपाने की जरूरत नहीं है, और जो बात है उसे सामने हम लाएंगे इंशाल्लाह। तो उसने बदमज़गी पैदा की। खावर रशीद भट्ट साहब क्योंकि हमारे जो मॉडरेटर थे, उन्होंने जो फैसला करना था उसे हमने मानना था। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बदतमीजी कर रहा है इसलिए हम बात को यहीं पे छोड़ेंगे। अच्छा, इसको फिर किसी दिन लेके चलेंगे। तो तय यही हुआ था कि इसको 1-2 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद हम इसको दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, यानी अभी आगे चलना है, आगे चलना है इंशाल्लाह। अच्छा, सही है। तो अभी उसने भी 1-2 एतराज़ात एंड पे जो उसकी वॉइस आई थी उसमें उसने 2-3 बातें की थी। एक तो ये उसने कहा कि अल्लाह का अर्श जो पानी पर था, सूरह हूद की आयत नंबर 7 के अंदर आता है कि कायनात के बनने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पे था।
तो इंशाल्लाह जो अगला पार्ट आएगा तो उसमें इसको ज़रूर इस बात का हम जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, तो हक वाज़े हो जाएगा जैसे अभी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ कमाल साहब आपका, माशाल्लाह आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन के सामने वो मुनाजरे की मुकम्मल रुदात जो थी आपने रखी है। तो नाजरीन आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट एपिसोड में जैसा कि सर ने आपके सामने बताया है कि अभी इनका मुनाजरा और उनके साथ जो डिबेट है मुल्हिदीन के साथ वो चल रही है, तो इंशाअल्लाह जैसे ही इनकी दोबारा डिबेट होगी उसकी मुकम्मल तफसीलात फिर हम आपके सामने रखेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।